कभी पिटाई हुई हो आपकी? हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है। तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता। अगर चंद्रिका प्रसाद जी की चर्चा आलापुर में नहीं हुई होती तो भाजपा आलापुर जीत जाती। कि बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पे बिठाता हूं वही सर काट लेता है। आप बसपा के खेमे से थे और भारतीय जनता पार्टी में भी बसपा के लिए काम कर रहे हैं। तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं वार्ता हिंदी। हॉट टॉक विद एसटी के सभी एपिसोड्स लगातार आ रहे हैं और आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं। आपके कमेंट्स की हमें प्रतीक्षा रहती है। आपकी जितनी राय आती है वो हम अगले गेस्ट से ज़रूर पूछते हैं। कई बार कई प्रश्नों में, कई बार कई अखबारों में, कई इंटरव्यूज़ में कई ऐसे प्रश्न हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाए या फिर उसके पीछे कुछ बिंदु ऐसे थे कि गलत तरीके से वो प्रस्तुत किए गए। आज हम पहुँचे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद जी के यहाँ। डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद जी के आवास पे हम पहुँचे तो यहाँ के गलियारों में हमको नीला रंग ज़्यादा मिला। अब वो गलियारे आपके जीवन में भी रहे हैं, उन गलियारों पर भी हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका आगमन किसी एक दल जो आपको एक पहचान, राजनीतिक पहचान दिलाई थी, उसको अचानक से आपने धोखा दे दिया। क्यों दे दिया था, उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद हैं कौन? डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में क्यों हैं? डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जनपद में एक भी सीट नहीं बचा पाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारी बड़े बड़े चेहरों को दी थी। इन सारी विषयों पे भी हम चर्चा करेंगे। वार्ता हिंदी के इस एपिसोड में आपको आनंद खूब आएगा कि कमेंट का हमें इंतजार है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। धन्यवाद। बहुत दिनों से इस चेहरे का इंतजार हमारे दर्शक कर रहे थे और आपसे हम बहुत पहले बताए भी थे कि एक इंटरव्यू आपके साथ करना है, तो हम यहाँ पहुँचे। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा मेरी तरफ से विशेष रूप से कि आप बधाई के पात्र हैं और ये जो आप एपिसोड चला रहे हैं निश्चित तौर पर इस ज़िले के लिए अपने में एक अहम रोल अदा करेगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई ज्ञापित करते हैं, साधुवाद देते हैं। आपको हॉट टॉक के इस एपिसोड में बैठने में कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी जगह के जलालपुर जो गंगा जमुनी तहजीब है, हमारे गुरु जी थे अनवर जलालपुरी साहब, उनका एक शेर है कि तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। तो हम लोग इस तहजीब के लोग हैं, इस सभ्यता को मानने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके जीवन में कई ऐसी स्टोरीज़ हैं जिन पर ज़िले के लोग, आपके समर्थक या फिर कह लीजिए कहीं ना कहीं आपके राजनीतिक विरोधी या फिर कहीं ना कहीं आपके धुर विरोधी कई प्रकार की चर्चाएं करते रहते हैं। उन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा ये है कि आप बसपा के खेमे से थे और भारतीय जनता पार्टी में भी बसपा के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर हम लोग शुरू से, मैं तो 1986 में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया था। हमारे पिताजी भी बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी थे, तहसील अध्यक्ष थे 89 में जलालपुर के। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, लेकिन जब वही राजनीति और राजनैतिक प्रदूषण बहुजन समाज पार्टी में भी व्याप्त हो गया बड़े पैमाने पर, निष्पक्षता खत्म हो गई, दलितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ भी वहाँ नहीं सुनी गई, तो हमारे मन में ये आया कि जैसे सारे दल हैं, एक किसी का शेर है कि बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पे बिठाता हूं वही सर काट लेता है। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए हम लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन रिटर्न हमको कुछ भी नहीं मिला। इसलिए हम लोग हताश निराश हो करके और बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों में, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में मैंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कम से कम 400-500 लोगों के साथ स्वीकार किया, ग्रहण किया। लोगों में ये चर्चा है कि और जो भारतीय जनता पार्टी कैडर के पदाधिकारी थे, नेता थे, आप बड़े सातिराना ढंग से
पार्टी में एक जगह बनाए, वह बहुत बड़ा सा पद ले लिए, उन लोगों को कहीं आपने भीड़ में खो दिया? नहीं, देखिए, तो सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, अपना अपना व्यक्तित्व है, अपना अपना राजनीतिक तौर तरीका है काम करने का। और चूँकि हम जिस भी पार्टी के सदस्य हैं, तो हमारा ये राजनीतिक दायित्व बनता है, राजनीतिक कर्तव्य बनता है कि हम जहाँ भी रहें हमको पूरी निष्ठा से और पूरी तरह नेतृत्व का जो निर्देश हो उसका अक्षरशः पालन करते हुए पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम करना चाहिए। उसमें अपनी तरफ से हमको कुछ भी इफ बट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कोई विचारधारा नहीं है। जो भी विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और हम लोग उसी विचारधारा के पोषक हैं, उसी को मानने वाले हैं। चर्चा ये थी कि आप टिकट मांग रहे थे, आपको टिकट नहीं मिला तो बसपा को आपने छोड़ दिया? नहीं, मैंने बहुजन समाज पार्टी में कभी टिकट की कोई लालसा नहीं रखी और ग्राम प्रधान, जिला पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट या असेंबली इलेक्शन के लिए, किसी भी चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी में कभी हमने टिकट नहीं मांगा। भाजपा से कभी कोई मांग? भाजपा से कोई मांग नहीं। 2022 में अभी जो जनरल असेंबली इलेक्शन हुआ है, इसके लिए मैं चाह रहा था कि आलापुर सुरक्षित सीट है, वहाँ से एक बार मौका मिल जाए, लेकिन किन्हीं कारणों बस हो सकता है मुझ में कुछ कमी रही हो, पार्टी ने मुझको उस दायित्व के लायक न समझा हो, इसलिए हमको टिकट ना दे करके किसी और को दे दिया। तो उसमें हमको किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ एक समर्पित सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करता हूँ और करता रहूँगा। आलापुर में भाजपा समर्थकों के बीच ये चर्चा है कि अगर चंद्रिका प्रसाद जी की चर्चा आलापुर में नहीं हुई होती तो भाजपा आलापुर जीत जाती। देखिए, तो एक राजनीतिक अपने अपने विचार हैं और इस संबंध में मेरा कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। और जन चर्चाएं तो होती रही हैं, होती रहेंगी और होना भी चाहिए। शिक्षा कहाँ से हुई? पढ़ाई का क्या माहौल था? पढ़ाई तो हमने प्राइमरी में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई किया गांव के स्कूल में। फिर उसके बाद कक्षा 6 से इंटर तक नरेंद्र देव इंटर कॉलेज जलालपुर में पढ़ाई किया। उसके बाद लखनऊ चला गया, लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया। हॉस्टल रहे कभी? ना, नरेंद्र देव छात्रावास में रहता था मैं। हॉस्टल का अपना एक अलग दुनिया होता है। वो तो स्टूडेंट लाइफ एक अलग लाइफ है और मुझको तो लगता है कि वो जितनी मस्त, जितनी अच्छी लाइफ होती है, नो लाइबिलिटी, कोई जिम्मेवारी नहीं, टहलिए, घूमिए, खाइए, पीजिए, पढ़िए, मौज मस्ती करिए। मोहब्बत हुई कभी किसी से? मोहब्बत तो देखिए, दुनिया में जितने जीव हैं सबको किसी न किसी से मोहब्बत है, चाहे पेड़ हो, पौधे हों, पशु हो, पक्षी हों। और हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग पुरुष योनि में पैदा हुए, मानव योनि में पैदा हुए हैं। तो हमारा लगाव तो वृक्षों से लेकर के मानव तक है, पशुओं तक है। और विशेष लगाव हम लोगों को अपने भाई से है, बहन से है, समाज से है, मानव समाज से है। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो हम लोग तो वसुंधरा कुटुंबकम की विचारधारा वाले लोग हैं। हम सबसे प्रेम करते हैं, जीव से भी, निर्जीव से भी। नेताजी घुमा दिए आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैंने सही बात कहा है। चलिए, शादी की क्या कहानी थी? शादी तो देखिए, हम लोग चूँकि दलित समाज के लोग हैं, तो हम लोग तो सदियों से शादी जहाँ माता पिता कर देते थे, जहाँ परिवार के लोग कर देते थे, यहाँ तक कि शादी में तो हमारी शादी तय हुई तो मैं जो है लड़की देखने भी नहीं गया। हमारे माता पिता जी ने जहाँ तय कर दिया वहाँ हमने शादी कर लिया। 89 में शादी हुई और आज तक बिल्कुल सुखमय दाम्पत्य जीवन चल रहा, किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। राजनीतिक जीवन है, पत्नी का कितना सहयोग रहता है? मुझको तो लगता है कि हमारी पत्नी का राजनीति में जितना मेरा अपना सहयोग है, उससे ज़्यादा मेरी पत्नी का सहयोग है। मुझको लगता है कि हमारी पत्नी जो है इतना समझदार ना होती या इतनी सहायता ना करती, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, चाय पानी, खाना पीना, सारी व्यवस्था, सारा मैनेजमेंट उन्हीं का होता है। तो मुझको तो लगता है कि पत्नी का इतना अच्छा सहयोग ना मिलता तो मैं राजनीति करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम था। तो धन्यवाद क्या दे रहे हैं चैनल के माध्यम से पत्नी जी को? अब पत्नी है तो सब कुछ उन्हीं का है, धन्यवाद भी उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। सब कुछ उन्हीं का है। कैसा अनुभव रहा बसपा में रह के आपका? देखिए, बसपा में तो बहुत अच्छा अनुभव था। कांसीराम साहब थे,
तो कांसीराम साहब थे तो दलित समाज, चूंकि ये मुल्क आज़ाद होने के बाद से ही लूटा पिटा समाज था, इसको कहीं से भी किसी तरह का, चाहे नौकरी चाकरी हो, मिल फैक्ट्री हो, ज़मीन जायदाद हो, कहीं भी हमारी भागीदारी नहीं थी। लेकिन कांसीराम साहब आए राजनीति में और उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बना करके बहुत बड़े पैमाने पर दलित शोषित समाज, पिछड़े समाज के लोगों के अंदर राजनैतिक प्रेरणा पैदा करने का काम किया। और कांसीराम साहब ने एक दलित समाज में जज्बा पैदा किया कि तुम भी इस देश के, इस प्रदेश के हुक्मरान बन सकते हो। उन्होंने कहा था, कांसीराम साहब ने, मुझको याद है कि ये बहुजन समाज के लोगों, उठो जागो और एक वोट के माध्यम से संसद रूपी सत्ता के मंदिर पर कब्जा कर लो। तो ये उनका संदेश था। लेकिन माननीय बहन जी जब से आई तो उन्होंने उसको पीछे छोड़ दिया और वो चूँकि कोई भी कहीं ना कहीं से प्रभावित होकर के उन्होंने हर तरह से दलित समाज के लोगों को पीछे ढकेलने का काम किया। आज वो स्थिति आपके सामने है कि एक जिस पार्टी ने 4 बार यहाँ प्रदेश में शासन किया हो, हुक्मरानी किया हो, आज पूरे प्रदेश में 1 सीट है, यानी ना के बराबर 0 पर है विधानसभा में। ये हम ये देख रहे हैं कि नई नई पार्टियां रोज़ उग रही हैं और दलितों की बात करती हैं, उनके अधिकारों की बात करती हैं कि उनको ज़मीन दे देना चाहिए, उनको संविधान के हिसाब से अधिकार देना चाहिए। और रोज़ एक नई पार्टी आती है, फिर पार्टी टूटती है, फिर एक नई पार्टी बनती है, जिंदाबाद गैंग बनती है। और दलित की लड़ाई भाजपा भी लड़ रही है, दलित की लड़ाई सपा भी लड़ रही है, दलित की लड़ाई बसपा लड़ती ही है। कांग्रेस भी आजकल जो है भारत जोड़ो यात्रा में दलितों के यहाँ जाके कहीं चारा काटते हुए गांधी जी मिल रहे हैं और कहीं बैठ के पानी पीते हुए मिल रहे हैं। क्या समझते हैं आप? वहाँ से, उस रास्ते से होकर यहाँ तक पहुँचे हैं, कई अनुभव होंगे, तो दर्शकों को इन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करिए। देखिए, राजनैतिक पार्टियां तमाम हैं, कई हज़ार पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन राजनैतिक पार्टियों के अपने अपने सबके मकसद हैं और ज़्यादातर राजनैतिक पार्टियों का सिर्फ एक ही मकसद है, इन केन प्रकार किसी प्रकार से सरकार में शामिल होना, अपने निजी स्वार्थों को पूरा करना, परिवारवाद को बढ़ावा देना। लेकिन मेरी अपनी समझ से इस मुल्क में, इस देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने सर्व समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। मैं तो कहता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण बता दूँ कि कोरोना काल में अगर इतने बड़े पैमाने पर केंद्र और प्रदेश की सरकार ने गरीबों, मजलूमों, दलित और पिछड़े समाज के लोगों को, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के लोगों को अगर इतनी सुविधाएं मुहैया न कराई होती तो इस देश और प्रदेश में भुखमरी पैदा हो गई होती। लेकिन अब विपक्ष के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने रास्ते पर चलती है। वही किसी ने कहा है ना कि तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता। बड़े शेरबाज हैं आप। तो कभी कभी घर में भी शायरी बोल लिया करते हैं, मंच पे तो बोलते हुए आपको लोग जानते हैं, आपकी एक पहचान है। नहीं, ये सब तो ह्यूमन, चूँकि संगत हमारे गुरु जी थे अनवर जलालपुरी साहब, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने ही पद्मश्री से सम्मानित किया। तो ये तो हमारा सौभाग्य था कि ऐसे गुरु हमको मिले और सारा कुछ शिक्षा भी उन्हीं की देन है, उन्हीं के माध्यम से सब कुछ हुआ। और मैं उनका, वो मुस्लिम ज़रूर थे लेकिन उनके अंदर बहुत बड़ी सलाहियत थी। वो ना हिंदू, उनका एक शेर है कि हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है। क्या बात है, क्या बात है। सब विभूति थे हमारे भारत के। फिल्मों का शौक है थोड़ा बहुत? देखिए, हम लोग जिस समाज में असल में पैदा हुए तो मूवी का बहुत महत्व इसलिए नहीं था कि हम लोग हैंड टू माउथ लोग थे और परिवार तो हमारा कुछ ना कुछ खुशहाल था, क्योंकि पिताजी हमारे सन 1972 में ही ग्राम प्रधान हो गए थे। लेकिन कोई ऐसा शौक़ नहीं है कि मूवी का शौक़ हो, किसी चीज़ का शौक़ हो। इतना ज़रूर शौक़ है कि मैं किताब रोज़ पढ़ता हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी की कोई किताब नहीं बची मुझसे। कौन कौन सी किताब पढ़े आप? सारी किताबें मैंने पढ़ा। कौन सा उपन्यास, कौन सा कथानक बड़ा पसंद आया जो दिल में रह गया हो? सारी किताबें उनकी तो आप पढ़ते जाइए, जितने उपन्यास हैं, जब तक बुक ख़त्म नहीं हो जाएगी आप छोड़ेंगे नहीं उसको।
कुरान पाक भी हमने 3 बार हिंदी वर्जन पढ़ा है, गीता भी हमने पढ़ा है, रामायण भी पढ़ी है। आपके सामने देखिए किताबें रखी, बाबा साहब की तमाम किताबें, बुद्ध और उनका धम्म है। मनुस्मृति भी मैं पढ़ रहा हूँ। मनुस्मृति में कहाँ तक पहुँचे आप? मनुस्मृति में तभी हमने करीब 150 पेज तक पढ़ा है, तो मौका मिल जाता है तो पढ़ता रहता हूँ। इस तरह बहरहाल हमारा नेचर है, स्वभाव है कि किताब रोज़ मैं पढ़ता हूँ, चाहे 20 मिनट ही 10 मिनट ही। संगीत? संगीत नहीं बल्कि साहित्य से हमारा लगाव है। साहित्य प्रेमी है। मुंशी प्रेमचंद के अलावा कोई ऐसा कवि हो, कोई कथानक हो, लेखक हो जो कहीं ना कहीं छुआ हो आपको दिल से? देखिए, मुंशी प्रेमचंद की किताबें हमने इधर ज़्यादा पढ़ी हैं, उधर जो है मैं तो अनवर साहब से ही विशेष रूप से प्रभावित रहा, चूँकि वो गंगा जमुनी तहजीब के पोषक थे। न कोई हिंदू था उनकी नज़र में, न कोई मुसलमान था, सारे लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी ही थे। तो मैं उनकी विचारधारा से ही विशेष रूप से प्रभावित था, और कक्षा 9, 10, 11, 12 में उन्होंने हमको पढ़ाया भी, और उसके बाद भी हम लोग साथ रहे, यहाँ तक कि जब उनका इंतकाल हुआ, जब उनका स्वर्गवास हुआ, तो उस समय भी मैं अनवर साहब के साथ ही था। ज़िंदगी में कभी डर लगी हो कि सहम गए आपकी, अब क्या करें, ऐसा समस्या कैसे आ गया? देखिए, हम तो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो हम डर गए तो मर गए। और वैसे भी हमारे पास कुछ नहीं है तो हम डरें क्या, हमारा पूरा समाज वैसे है, तो हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। डर नहीं लगती है? बिल्कुल नहीं, कभी भी सहमते नहीं आप? बिल्कुल नहीं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप बड़े संभल के बोलते हैं, अंदर कुछ ना कुछ डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है मंच दूसरे का हो और बात दूसरी निकल रही हो। देखिए, राजनीति है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में अगर हमको किसी प्रकार की डर होती, या हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से पूर्णतया सहमत न होते, तो हो सकता है हम भारतीय जनता पार्टी में न होते। तो यहाँ डर की कोई बात नहीं। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी इस समय पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। किसी नेता से, किसी मंत्री से, किसी बड़े पदाधिकारी से हम जैसे निचले तबके के लोग बातचीत करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो कहीं तो हमको ऐसा नहीं लगता कि कहीं हमारा विचारों का तालमेल ना हो, कुछ गलत बोल दें। गलत कुछ है ही नहीं है, तो बोलेंगे क्या? जब आदमी की सोच बदल जाती है, मानसिकता बदल जाती है, आदमी जब किसी संस्था से जुड़ जाता है, तो उसी संस्था की विचारधारा उस व्यक्ति की विचारधारा हो जाती है। आखिरी बार रोए कब थे आप? रोने के लिए तो मुझको लगता है कि मैं अब 4-6 महीने में अक्सर रो लेता हूँ। हमारी माँ इतनी प्रेम करती थी, इतनी अच्छी थी, और इतना उनका स्नेह था कि मुझको अब भी माँ की याद आ जाती है, तो बगैर रोए मैं अपने को रोक नहीं पाता। रोने की और कोई वजह माँ के अलावा? कोई वजह नहीं। माँ की याद आती है दुलारे बेटे को? निश्चित तौर पर माँ की याद आती है, दिल भर जाता है, अपने आप आंसू छलक जाता है। या वैसे भी बहनें आ गईं या और कुछ हो गया, तो माँ की याद आ गई, चर्चा हो गई, तो निश्चित रूप से आंखों में आंसू आ जाता है। कभी पिटाई हुई हो आपकी, या पिताजी पीटे हों, माताजी पीटी हों, या फिर कहीं पब्लिक घूम पड़ी पीछे, कुछ कोई ऐसी घटना जीवन की? नहीं, माता पिता तो बच्चों को पीटते ही हैं, दुलार भी करते हैं, और उनका दायित्व भी है। जब बेटा गलती करता है बचपन में, बेटे बेटी, तो उनका दायित्व है, पारिवारिक दायित्व है। इस समय युवाओं के लिए संदेश हम हर नेता से, हर गेस्ट से लेते हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा डॉक्टर साहब आपका? देखिए, संदेश तो मैं इसलिए संदेश नहीं दे सकता कि संदेश तो महापुरुषों का संदेश होता है। हमारी हैसियत तो नहीं है कि हम संदेश दें। निवेदन कर सकते हैं। निवेदन कर दीजिए। प्रार्थना कर सकते हैं। जो प्रार्थना करनी हो युवाओं से तो कर दीजिए। प्रार्थना क्या करनी है? प्रार्थना ही करना है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। चलिए, आपने सभी प्रश्नों का खुलकर जवाब दिया। एक कुशल नेतृत्व को, कुशल नेता को इन सारे विषयों पर खुलकर काम करना चाहिए, और इसका बहुत ध्यान भी रखना चाहिए। जो आपके अंदर
पूरी तरीके से हमको झलकता हुआ मिलता है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना वार्ता हिंदी कर रही है। और मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर पसंद आए वीडियो तो आगे जरूर सरका दीजिएगा। नए इंटरव्यू में नए गेस्ट का जल्दी हाजिर होते हैं, तब तक आप देखते रहिए वार्ता हिंदी। मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी।